तो लास्ट टाइम बेटा हम ना लास्ट से ही टॉपिक पढ़ रहे थे। हमने एक्सेस प्रेशर का कंसेप्ट पढ़ा था। चैप्टर हमारा जो चल रहा था वो चल रहा था मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ फ्लूइड्स वाला। प्रॉपर्टीज़ ऑफ फ्लूइड काफ़ी बड़ा चैप्टर है ये, फ्लूइड मैकेनिक्स इसको कहा जाता है। तो लास्ट कंसेप्ट जो है आज की क्लास का वो हमारा रहेगा, क्या था हमारा, तो आज हमने जो डिस्कस करना है वो करना है पहले एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट को, और फिर हम पढ़ेंगे कैपिलरिटी। किसको पढ़ेंगे? कैपिलरिटी को। ठीक है, तो ये दो फिनोमिना आज हमने समझने हैं इस क्लास के अंदर। तो चलिए करते हैं क्लास को स्टार्ट। तो वेरी फर्स्ट जो टॉपिक है वो है एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट, कि भी एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट होता क्या है। अलग अलग जो लिक्विड्स होते हैं वो सरफेस के साथ अलग अलग शेप बनाते हैं। अगर मैं क्या करता हूँ बेटा, रैंडम सा मैं एक क्या करता हूँ, ये कोई सरफेस बना लेता हूँ। ये मान लीजिए कोई सरफेस है, कोई सॉलिड सरफेस मान लीजिए, हार्ड सरफेस बना लेते हैं। जब इस पे अलग अलग नेचर के लिक्विड्स को रखा जाता है, इस पे अलग अलग नेचर के लिक्विड्स को रखा जाता है, तो किसी का जो शेप है बेटा वो इस तरह का भी होता है, जैसे लिक्विड का शेप, ये लिक्विड का ड्रॉप मान लीजिए। किसी का जो शेप है वो थोड़ा इस तरह का भी हो सकता है एग्जैक्टली। और कोई लिक्विड ऐसा भी हो सकता है जो इस पे एज इट इज़ इस तरह से रहे, ड्रॉप की फॉर्म में ही रहे। दैट डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द लिक्विड। ठीक है, तो ऐसा हो सकता है, पॉसिबल है ये सारे केसेस जो अभी अभी मैंने बनाए। ये क्या है, मैंने एक सरफेस लिया, ये नीचे जो तुम देख पा रहे हो ये कोई सॉलिड सरफेस है, ये कोई सरफेस है, और इसके ऊपर आप जो देख रहे हो ये तीन अलग अलग केसेस में मैंने क्या बना दिए, ये कोई लिक्विड्स बना दिए। अब क्या है, अगर आप जरा ध्यान से देखो तो हर एक लिक्विड जो है सरफेस के साथ एक अलग शेप बनाए हुए। तो मैंने कहा देखो ये पॉइंट कंसीडर कर रहा हूँ, यहाँ पर मैं इस पॉइंट को कंसीडर कर रहा हूँ, यहाँ पर मैं बेटा इस पॉइंट को कंसीडर कर रहा हूँ जहाँ पर वो सरफेस पे टच कर रहा है। फिर मैंने कहा कि यहाँ पर ना मैं एक टेंजेंट ड्रॉ करता हूँ, तो मैंने यहाँ पर एक टेंजेंट ड्रॉ कर दिया सरफेस इन कॉन्टैक्ट पे। यहाँ पर भी मैं सरफेस इन कॉन्टैक्ट पे यहाँ पर टेंजेंट ड्रॉ करता हूँ। ये जो टेंजेंट है ये ना उस लिक्विड को भी टच करके जाए। यहाँ पर देखो इसके सरफेस के साथ लिक्विड के मैंने एक टेंजेंट ड्रॉ कर दिया। अब आप जरा देखोगे तो ये जो एंगल आप देख रहे हो ना, ये लिक्विड के अंदर से है, ध्यान से सुनना, ये एंगल लिक्विड के अंदर से है, ये एंगल लिक्विड के अंदर से है ना। ये एंगल जो है इसी को ही कहा जाता है एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट। इसी को एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट कहा जाता है। एक लिक्विड जो है वो अपने साथ जो सॉलिड सरफेस है उसके साथ कितना एंगल बनाए हुए है, उसी को कहा जाता है एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट। तो क्या मैं लिख सकता हूँ कि भाई ये क्या है, ये एंगल है सर, इट इज़ द एंगल जो कौन बना रहा है, मेड बाय टेंजेंट लाइन ही बना रही है, मेड बाय टेंजेंट, जो कहाँ है, जो हमने बनाई है एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। किसका भाई, ऑफ लिक्विड का, लिक्विड सरफेस का, लिक्विड सरफेस का किसके साथ, विद जो नीचे वाला हमारा सॉलिड सरफेस है उसके साथ। ठीक है, इसको एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट कहा जाता है। अब इस एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट की बात करें तो इसकी वैल्यू वेरी करती है ना, इसकी जो वैल्यू है वो डिपेंड करती है, डिपेंड्स अपॉन किस पे, भाई वो लिक्विड पे भी डिपेंड करती है कि लिक्विड हमारे पास कौन सा है, वो डिपेंड करती है कि नीचे वाला सॉलिड सरफेस कौन सा है, उस पर भी डिपेंड करती है। इवन टेम्परेचर कम ज़्यादा करने से, इम्प्योरिटी कम ज़्यादा होने से भी इस पे इफेक्ट पड़ता है, इस थीटा की वैल्यू पे। अब कुछ जर्नल से देखें, जैसे मैंने अभी 3 बनाए, इन तीनों से कुछ खास क्या पता लग रहा है मैं आपको बताता हूँ। देखो कुछ स्पेशल केसेस ही समझ लीजिए किसके, एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट के, स्पेशल केस ही समझ लीजिए किसके बेटा, एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट के। भी भाई जनरली जो एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट है वो आपको कौन कौन सा मिल जाता है। तो जनरली 3 तरह का आपको ये दिखता है, एक मैं यहाँ बना देता हूँ, एक मैं यहाँ बना दूंगा, और एक आपको यहाँ बना दूंगा। विद सरफेस हम बनाएंगे कंटेनर के साथ। तो मान लीजिए हमने क्या किया, एक इस तरह से कंटेनर बना दिया। कहाँ भी, किस तरह का, ये लीजिए, ये कंटेनर दिखा रहा हूँ मैं।
इसमें अलग अलग लिक्विड्स हैं। यहाँ पर मान लीजिए लिक्विड है बेटा कुछ इस तरह का, जिसका जो मेनिस्कस है वो ऐसा है। ऑलरेडी मैंने एक डायग्राम ऐसा आपको एक्सेस प्रेशर वाले में बना के दिखाया था। एक में मान लीजिए लिक्विड कुछ इस शेप का है मेनिस्कस, एक में मेनिस्कस कुछ इस शेप का है। ठीक है, ऐसे हमने इनको दिखा दिया। ये नीचे पूरा लिक्विड है पूरा। अब तीनों के केसेस में हम एंगल ऑफ कांटेक्ट को देखना चाहेंगे। देखिए बेटा, अगर इस पॉइंट पे टेंजेंट बनाऊं तो ये टेंजेंट ऐसा ही बनेगा। तो ये जो एंगल ऑफ कांटेक्ट आप देख रहे हो थीटा, यहाँ पर वो 90 डिग्री ही बन रहा है। यहाँ पर इस पॉइंट पे अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ करता हूँ तो बेटा देखो ये टेंजेंट जाएगा यहाँ कहीं। तो ये आप देखो जरा, ये एंगल ऑफ थीटा है यहाँ पर, और यहाँ पर जो थीटा है वो लेस देन 90 डिग्री है, जिसको एक्यूट एंगल बोला जा सकता है। और यहाँ पर अगर हम बनाते हैं तो टेंजेंट कुछ ऐसा है और एंगल ये है। एंगल अंदर से जाना चाहिए हमेशा। तो यहाँ आप थीटा देख रहे हो 90 से बड़ा है। तो कुल मिला के हमें पता लगा कि सर या तो जो थीटा है वो 90 डिग्री है, और थीटा 90 डिग्री होने का मतलब जो इसका मेनिस्कस है वो कैसा होगा बेटा, वो प्लेन होगा एकदम से। और अगर थीटा लेस देन 90 डिग्री है तो जो उसका जो मेनिस्कस होगा, मेनिस्कस का मतलब होता है भाई ऊपर वाले सरफेस का शेप, ये क्या होगा भाई, अंदर की तरफ जा रहा है बेटा, है ना, ये कनकेव होगा। और अगर थीटा जो है वो ग्रेटर देन 90 डिग्री है, ऑब्ट्यूज बोलते हैं क्या एंगल, बड़ा हो 90 से, तो जो मेनिस्कस होगा वो कैसा बनेगा, कन्वेक्स बनेगा। ठीक है, साथ ही साथ थोड़ी सी मैं एक दो बातें और बता दूं कि ऐसा होगा। इसके अलावा क्या रिजल्ट है अभी, मेनिस्कस तो ठीक है सर, ऐसे केसेस में ये जो लिक्विड्स हैं और ये जो लिक्विड्स हैं इनकी अगर हम बात करें तो 90 से लेस वाले जो हैं जिनका एंगल होता है, इनकी बात करें तो इसका जो सरफेस टेंशन होता है वो थोड़ा कम होता है, और इनका सरफेस टेंशन जो है वो ज़्यादा होता है। इसीलिए भाई ये जो है आपको पता हो, ये पानी की बात हो रही है, पानी के अंदर ऐसा होता है ना, ये मरकरी के अंदर ऐसा होता है, तो सरफेस टेंशन इनका कम होता है। ये ईजिली क्या हो जाते हैं बेटा, ईजिली स्प्रेड हो जाते हैं, या आप ऐसे बोल सकते हो ईजिली क्या कर देते हैं, वेट द सरफेस, ये सरफेस को गीला कर देते हैं, सरफेस पे फैल जाते हैं। स्प्रेड की स्पेलिंग यही होती है क्या, ठीक है। और ये नहीं होते, नॉट ईजिली स्प्रेड, ये फैलते नहीं हैं, या फिर ये सरफेस को वेट नहीं करते। और इनका क्या भैया, ये तो टच ही नहीं करते, ऐसा क्या ये प्लेन सरफेस दिखाते हैं। ठीक है, अभी दोनों का काम 50-50 सा चल रहा है, ना कम ना ज़्यादा वाला इसके अंदर ऐसा है। जनरली इसके एग्जाम्पल की बात करें पहला जो है, और इसके एग्जाम्पल की बात करें, ऐसा हमें दिखाई देता है कि जब हम ग्लास के अंदर पानी डाल दें। ऐसा कब हमें दिखाई देता है, जब हम क्या करते हैं, ग्लास के अंदर मरकरी को डाल दें। इनका कुछ ऐसा एंगल होता है। हालांकि एंगल्स की वैल्यूज़ की अगर हम बात करें कुछ भी हो सकता है। वैल्यू अगर हम बात करें हमारे जो एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट की है, एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट की वैल्यू की अगर बेटा मैं आपको थोड़ी सी बात बताना चाहूँ तो इसकी वैल्यू थीटा की वैल्यू भी 0 से लेके 180 वैसे कितनी भी हो सकती है, डिपेंड्स अपॉन द सरफेस। सॉलिड सरफेस कौन सा है, लिक्विड सरफेस कौन सा है, वो सब उन पे डिपेंड करता है। जैसे अगर मैं थोड़ा सा एग्जांपल वाइज बताता हूँ कुछ एग्जांपल, जैसे अगर हमारे पास एकदम से प्योर वाटर है, ठीक है, प्योर वाटर, और मैंने उसको ग्लास में डाल रखा है, तो उसका जो एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट होता है ना वो अप्रोक्सीमेटली 0 डिग्री होता है बेटा, 0 डिग्री होता है। ठीक है, और वहीं अगर मैं आपसे बोल दूँ कि हमारे पास जो नॉर्मल हमारे घरों में जो टूटी का पानी होता है जिसको अपन टैप वाटर बोलते हैं, टैप वाटर, और उसको साधारण किसी गिलास में डाल दें, उसका जो एंगल होता है वो लगभग 8 डिग्री के आसपास होता है। अब बोलेंगे सर हमें क्या ये एंगल्स याद करने हैं, नहीं, सारे याद नहीं करने, एक रफ आइडिया कोई भी एक आधा याद रह जाए तो अच्छी बात है। ठीक है, और जनरली अगर मैं बात करता हूँ कि भी पानी को, वाटर को ही हम अगर चांदी के अंदर, चांदी को सिल्वर बोलते हैं क्या, हाँ, सिल्वर के अंदर रखते हैं तो लगभग ये थीटा जो है 90 डिग्री बनता है। मरकरी को अगर हम ग्लास में रख दें, ग्लास का मतलब कांच की चीज़ में, तो थीटा इसका 90 से बड़ा है, लगभग 130 डिग्री के आसपास मिलता है हमें। ठीक है, क्रोमियम को अगर हम रखें ग्लास के अंदर, पानी को क्रोमियम के अंदर रखें तो भी वो आपको थीटा ग्रेटर देन 90 मिलता है। तो ऐसे बहुत सारे एंगल हो सकते हैं। तो आपको एंगल्स याद नहीं करने बेटा, नहीं करने ये वैल्यूज़, आपको जस्ट याद रखना क्या है भाई, जिसका मेनिस्कस ऐसे नीचे की तरफ है मतलब वो 90 से कम एंगल बना रहा है, और ये इसके नेचर की बात करें भाई, ये ईजिली फैलने वाला है, किसी चीज़ पर ईजिली फैल जाता है और ये कम फैलता है। और अगर आप पहले डायग्राम में देखें, अब आप देख पा रहे हो यहाँ पर थीटा लेस देन 90 है, यानी ये पानी की बात हो रही है, ये 90 डिग्री दिख रहा है आपको, ये थीटा आपका ग्रेटर देन 90 डिग्री है, ये मरकरी की बात हो रही है। तो मरकरी नीचे वाले सरफेस पे फैलता नहीं है, बूंद की बना रहता है इस तरह से। रीजन इसका मैंने बताया, सरफेस टेंशन इनका ज़्यादा होता है, इनका सरफेस टेंशन कम होता है, इजीली ये फैल जाती है, फैलते नहीं है।
ये तो था एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट का कंसेप्ट। अब हमारा एक और कंसेप्ट बचता है इस चैप्टर का, मोस्ट इम्पोर्टेंट कंसेप्ट। भाई क्या है वो कंसेप्ट जो है बेटा वो है कैपिलरिटी। कैपिलरिटी, कैपिलरिटी, ठीक है। अब कैपिलरिटी है क्या? हम क्या देखते हैं भैया? मान लीजिए हमने यहाँ पर सबसे पहले एक कंटेनर बना दिया, एक इस तरह से मैंने कंटेनर बना दिया, और उस कंटेनर में हमने क्या डाल रखा है? कोई लिक्विड डाल रखा है हमने। तो मान लीजिए यहाँ तक इसमें लिक्विड डाल रखा है, और फिर क्या किया? उसी कंटेनर के अंदर हमने कुछ ट्यूब्स डाल दी। क्या डाल दी? कुछ ट्यूब्स डाल दी, ऐसे पतली पतली। मान लीजिए हमने ये एक ट्यूब बना दी, ठीक है, हमने ऐसे ट्यूब बना दी बेटा, इस कंटेनर के अंदर डाल दी, आधी डुबा रखी है, ऐसा नहीं है। तो हम क्या देखते हैं, बहुत केसेस के अंदर क्या होता है कि जैसे ही हम किसी एक बहुत पतली ट्यूब को, यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन वाली, नाम भी बताऊंगा इसका आपको, इस ट्यूब को क्या बोलते हैं और ये फिनोमेना होता क्या है, कि जब हम एक बहुत पतली, एक बहुत फाइन बोर वाली ट्यूब एक किसी लिक्विड में डालते हैं, तो आपको पता है कि भी यहाँ जब लिक्विड जाएगा तो सरफेस प्लेन भी हो सकता है, कॉनकेव भी हो सकता है, कन्वेक्स भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ द लिक्विड। ये ग्लास की अगर ट्यूब है तो ठीक है। तो हम क्या देखते हैं कि भाई इस ट्यूब के अंदर जो ये जो नीचे वाला लिक्विड है, या तो ये अपने आप ऊपर राइज होता है, अपने आप लिक्विड ऊपर चला जाता है, या फिर ये जो लिक्विड है इस ट्यूब के अंदर, ये जो लिक्विड है बेटा इस ट्यूब के अंदर, ये अपने आप क्या होता है, इस ट्यूब में नीचे जाने लग जाता है। हाँ, अपने आप, दैट डिपेंड्स अपॉन द सरफेस। भाई यहाँ पर लेवल कैसे, जनरली पानी जैसे लिक्विड में ये होता है, पानी का मेनिस्कस ऐसा होता है ना, तो उसमें अपने आप लिक्विड ऊपर चढ़ने लग जाता है, और मरकरी वाले केस में ऐसा होता है ना बेटा मेनिस्कस, उसमें मरकरी का लेवल नीचे जाने लग जाता है। या तो लिक्विड अपने आप राइज होता है, या लिक्विड अपने आप फॉल होता है। अपने आप का भी रीज़न बताऊंगा भी, सर अपने आप तो दुनिया में कोई चीज़ होती नहीं, मैं इसका लॉजिक भी बताऊंगा। तो फिलहाल के लिए ऐसे समझें कि जब किसी ट्यूब में, या आपके पास कोई बहुत नैरो बीम वाला कोई फाइबर हो, आप उसको किसी लिक्विड में इमर्ज करते हो, वो लिक्विड अगर उस ट्यूब में अपने आप राइज करे या अपने आप फॉल करे, ये जो राइज होना या जो फॉल होना, ठीक है, इसी चीज़ को कैपिलरिटी कहा जाता है। ये क्या है एक्चुअल में? ये फिनोमिना है। क्या बेटा? ये फिनोमिना है किस चीज़ का? राइज होना या फॉल होना, राइज और फॉल ऑफ लिक्विड किसके अंदर? इन अ वेरी, मतलब बहुत पतली होनी चाहिए, नैरो लिख दो ना पतले के लिए, या थिन भी लिख सकते हो, नैरो ट्यूब, ठीक है। इसी को क्या कहा जाता है? इज नोन एज कैपिलरिटी। क्या कहा जाता है बेटा? कैपिलरिटी। और वो जो ट्यूब हम नैरो लेते हैं ना, उसका भी नाम रख दिया, उसको बोल देते हैं कैपिलरी ट्यूब। क्या बोल देते हैं बेटा उसको? कैपिलरी ट्यूब बोल देते हैं। किसको बोलते हैं कैपिलरी ट्यूब? भाई वो जो ट्यूब है जो हमारे पास बहुत ज़्यादा पतली, ट्यूब ऑफ, भाई उसका यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया होना चाहिए, ऐसा नहीं कहीं से पतली हो कहीं से मोटी हो, ट्यूब ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन, ठीक है, एरिया एंड वेरी फाइन बोल दो, वेरी नैरो लिख दो, ज़्यादा अच्छा, वेरी नैरो बोर का मतलब होता है बेटा उसका जो ये इसका जो ये एरिया है, ठीक है ना, उसको ही क्या कहा जाता है? कैपिलरी ट्यूब। अब ये लिक्विड ऊपर कब जाएगा, नीचे कब जाएगा, उसके एग्जाम्पल बताने हैं, रीज़न भी हम समझेंगे इसका भी ऐसा क्यों हुआ सर। तो फिलहाल के लिए याद रखें, अगर हम बात करें कि अगर हमारे पास इफ लिक्विड जो है हमारे पास वो एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट जो है बेटा वो लेस देन 90 बना रहा है, तो समझ लेना कि वो लिक्विड उसके अंदर राइज होगा, ठीक है। और अगर जो लिक्विड है वो थीटा जो है बेटा वो ग्रेटर देन 90 बना रहा है, जैसे मरकरी का केस में, उसमें जो लेवल है वो फॉल होगा। और अगर जो लिक्विड है वो 90 डिग्री बना रहा है तो नो चेंज, भाई लिक्विड का लेवल वैसा का वैसा रहेगा। रीज़न इसका अब थोड़ा सा एक लॉजिकल रीज़न समझते हैं, फिर इसका डेरिवेशन भी है, लेकिन डेरिवेशन से पहले हम एग्जांपल करेंगे। तो मैंने एक कंटेनर लिया, आप देख पा रहे हो, और हमने यहाँ क्या लिया बेटा? एक इस तरह से ट्यूब रख दी, पानी ही समझ लो तुम इसको,
ठीक है, पानी ही समझ लो। पानी में जैसे ही हमने बेटा ये ट्यूब रखी, तो मुझे बताओ पानी इसके अंदर तो प्लेन ही रहेगा, यहाँ पर तो उसका जो मेनिस्कस की अगर मैं बात करूँ वो कर्व हो जाएगी इससे। अब मैं इसको थोड़ा सा जूम करके अगर आप दिखाना चाहूँ इसी सेम चीज़ को, इस ट्यूब के इस पार्ट को, तो बेटा मान लो ये हमने ऐसे ट्यूब दिखाई और ट्यूब के अंदर हमने इस लिक्विड का जब मेनिस्कस देखा, उसका मेनिस्कस तो ऐसा है। तो मुझे बताओ जब मेनिस्कस ऐसा होगा, कर्व आ गया ये सरफेस, नीचे सारा पानी है, ऊपर तो पानी नहीं है, लेकिन एक चीज़ सोचो ज़रा, क्या इसके इधर वाली जो आउटसाइड का रीजन है और ये जो इनसाइड का रीजन है ना, इस ट्यूब के ये पॉइंट लिए ये पॉइंट, क्या यहाँ दोनों का प्रेशर सेम है? नहीं है सर, प्रेशर सेम नहीं है। ऊपर वाली साइड से एक्स्ट्रा प्रेशर आ रहा है। हमने एक्सेस प्रेशर का कंसेप्ट पढ़ा था, तो मैंने आपको बताया था कि बेटा यहाँ पर अब देखोगे इसका अंदर की तरफ ये शेप गया हुआ है, तो मतलब ऊपर की तरफ एक्स्ट्रा प्रेशर है, नीचे इनसाइड कम है, तो ऊपर से एक्स्ट्रा प्रेशर है। अब होगा क्या, यहाँ पर तो ओपन साइड है, देख लो बेटा जरा सोचो, यहाँ पर तो क्या बेटा ओपन साइड है, ओपन है तो यहाँ पर कौन है, यहाँ पर एयर, यहाँ पर भी एयर, और यहाँ पर भी एक्स्ट्रा प्रेशर है नीचे की तरफ। अब थोड़ी देर बाद देखोगे भी जैसे आपने रखा ऊपर एक्स्ट्रा है नीचे कम है, तो काउंटर बैलेंस करने के लिए क्या होगा, पे इधर से एयर क्या करेगी, इस पे प्रेशर लगाएगी, ये इधर से इसको लिक्विड को पुश करेगा, ये इधर से लिक्विड को पुश करेगा, ये लिक्विड अपने आप ऊपर जाएगा, ऊपर अपने आप ऊपर जाएगा। कब तक, जब तक प्रेशर बराबर ना हो जाए। प्रेशर बराबर ना हो जाए, फिर से मेरी बात को सुनना, मैं आपको भी इसको एक्सप्लेन करके भी बताऊंगा भी क्यों, मैं थोड़ी देर में जब डेरिवेशन करेंगे ना, बहुत अलग अलग तरीकों से बुक्स में डेरिवेशन करते हैं, अपन सिंपल से तरीके से करेंगे। देखो बेटा, क्या यहाँ पर इसका मेनिस्कस कर्व है, इस कर्व होने की वजह से इसके ऊपर वाला जो पॉइंट है, पॉइंट नंबर 1 और पॉइंट नंबर 2, दोनों जगह प्रेशर बराबर नहीं है। इस 2 नंबर वाली जगह पे प्रेशर कम है, तो इसलिए ये साइड से जो लिक्विड है इस पे प्रेशर अप्लाई करेगा इधर, क्योंकि हमेशा कोई भी चीज़ हाई से लो फ्लो करती है। तो यहाँ वाला लिक्विड बेटा अपने आप यहाँ 2 नंबर वाली जगह पे आएगा, इधर से भी लिक्विड 2 नंबर वाली जगह पे आएगा। जैसे ही 2 नंबर वाली जगह पे लिक्विड आएगा, ये लेवल धीरे धीरे ऊपर बढ़ता रहेगा, ऊपर बढ़ता रहेगा, अब पानी अपने आप ऊपर जाएगा, और ये मेनिस्कस कर्व नहीं रहेगा, ऊपर जैसे जैसे जाएगा मेनिस्कस सीधा भी हो जाएगा। ठीक है, लिक्विड राइज तो हो गया ना इसके अंदर, तो इस तरह से ये राइज होता है। अभी डेरिवेशन करूंगा, अभी बताऊंगा एग्जैक्टली, एक हल्का फुल्का आइडिया दिया अभी क्यों राइज हुआ। अभी पहले तो इसके बहुत सारे वेरियस एग्जांपल्स देखते हैं अभी हमारी डेली लाइफ के अंदर, फिर उनसे थोड़ा सा आपको कंसेप्ट क्लियर होगा भी। हाँ, हमने सर यहाँ कैपिलरी एक्शन देखा है, वेरियस एग्जाम्पल्स, ठीक है, वेरियस एग्जाम्पल्स ऑफ कैपिलरी एक्शन, मतलब कैपिलरी एक्शन बोल दूं या कैपिलरिटी के बहुत सारे एग्जाम्पल्स की मैं बात कर रहा हूँ। चलिए, फर्स्ट नंबर के एग्जाम्पल की मैं बात करूँ, ठीक है। अच्छा, घर में नहाते हो, सर्दी के दिनों में तो वैसे तुम बहुत कम नहाते हो, है ना, लेकिन फिर भी नहाने के बाद क्या करते हैं, वी यूज़ टॉवल्स, टॉवल यूज़ करते हैं ना, क्यों करते हैं, टू सोक बोलते हैं ना, आवर वेट बॉडी यूज करते हैं भाई। इसमें क्या कंसेप्ट है सर, तौलिए में क्या कंसेप्ट है, कभी भी आप जरा ध्यान से देखना, जो टॉवल होता है, तौलिया होता है, वो एक्चुअल में किससे बना होता है सर, वो बना होता है किससे, वो फाइबर से। फाइबर मतलब वो कपड़े से बना है, कपड़ा फाइबर ही तो होता है, और फाइबर जो होता है वो किसकी तरह काम करता है, एक्ट एज स्मॉल कैपिलरी ट्यूब्स, भाई वो छोटी छोटी कैपिलरी ट्यूब की तरह काम करता है। और जैसे ही आप उसको क्या करते हो, हमारी बॉडी के साथ टच करते हो कपड़े को, यानी उस तौलिए को, तो वो पानी है इस फाइबर में अपने आप आ जाता है, कैपिलरी एक्शन की वजह से, इस तरह से वो उसको सोख लेता है। ठीक है, दूसरा, यह समझ आया मुझे, बताओ पहले तो ये बताओ बेटा, क्या ये समझ आया कि कैसे तौलिया जो है वो हमारी जो पानी है उसको सोखता है। आप जस्ट गीले हाथ पे तौलिए को रख दो, ऐसे रगड़ना नहीं है, सिर्फ रख दो तो भी वो पानी को खींच लेता है। ऐसा नहीं कि दूर से खींच लेगा, ठीक है, टच तो करना पड़ेगा ना, फाइबर को पानी मिलना चाहिए, लेकिन पानी अपने आप मूव कर जाएगा। उसके बाद देखिए और भी बहुत सारे एग्जांपल है। एक और एग्जांपल, ऑयल इन विक, ठीक है ना, ऑयल इन विक राइजेस ऑटोमेटिकली, ये भी बहुत अच्छा एग्जांपल है। क्या है भाई, दिवाली दिन निकल चुके हैं वैसे दिवाली के, लेकिन आप सब ने बेटा इस तरह से देखा होगा दिवाली वाले दिनों में कि दिया बना होता है, ये बड़ा अजीबोगरीब दिया हमने बना दिया, कोई बात नहीं। तो इसके अंदर आपने देखा होगा एक ना रुई की, कॉटन की विक बनी होती है, बत्ती जिसको बोल दिया जाता है, और जब ये जलती है तो होता क्या है, यहाँ पर आपको फ्लेम दिखाई देता है,
ठीक है। और इसके अंदर क्या भरा होता है भाई, इसके अंदर तो सर ऑयल भरा होता है। लेकिन हम कभी ऐसे सोचें कि सर अगर आग इस ऊपर वाले पार्ट में लगी हुई तो यहाँ से बत्ती जल जानी चाहिए, लेकिन ये बत्ती एज इट इज़ पूरी की पूरी रहती है, सिर्फ आग ऊपर ऊपर लगती रहती है। पता है ऐसा क्यों होता है? यहाँ पर जो कॉटन होती है ना, कॉटन, रुई, कॉटन के जो फाइबर होते हैं ना, कॉटन फाइबर ही तो होता है, वो किसकी तरह काम करते हैं तुम्हें पता है? एक्ट एज कैपिलरी ट्यूब। वो कैपिलरी ट्यूब का काम करता है। कैपिलरी ट्यूब का काम करता है तो क्या होगा, ऑयल जो है ना अपने आप क्या होगा, उसमें राइज होगा, ऑयल उसके अंदर राइज होगा, तो तेल अपने आप बेटा ऐसे ऊपर की तरफ अपवर्ड मोशन करता है और यहाँ तेल पहुँच जाता है, और यहाँ तेल पहुँचता है उसमें आग लगती रहती है, तेल अपने आप ऊपर जाता रहता है, आग लगती रहती है। जब ये पूरा तेल खत्म हो जाता है ना, तब ये कॉटन की जो विक है, ये जो दिए की जो बत्ती है, ये जलनी स्टार्ट होती है, फिर ये जल जाती है और इसका साइज छोटा हो जाता है। लेकिन जब तक दिए में तेल है तो ये जो विक है ये एज इट इज़ रहती है, जस्ट बस अंदर वाला फ्यूल कम होता रहता है। चलिए और एग्जांपल्स की बात करते हैं। बहुत सारे एग्जांपल है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही है। आप बायोलॉजी के स्टूडेंट तो बहुत सारे, तो आपको शायद पता होगा कि प्लांट्स के अंदर, वो भी खासकर रूट्स के अंदर, कभी आपने रूट को देखा है? जैसे ये रूट है तो रूट ऐसे सिंगल पोर्शन ही होता, आपने देखा होगा रूट फाइबर्स होते हैं ऐसे, है ना, रूट फाइबर नाम सुना होगा ना। इन जो रूट फाइबर्स होते हैं वो क्या काम करते हैं पता है तुम्हें? एक्ट एज कैपिलरी ट्यूब। भाई वो कैपिलरी ट्यूब का काम करते हैं। कैपिलरी ट्यूब काम करने का मतलब कि इसके आसपास पानी के मॉलिक्यूल होंगे और वो फाइबर का काम करते हैं, तो पानी का मॉलिक्यूल जो है या पानी जो अपने आप उनमें राइज होता है, वो पानी अपने आप सोख लेता है। भाई बताओ कितना अमेजिंग कंसेप्ट है। एक्ट एज कैपिलरी ट्यूब, और क्या करते हैं फिर वो सोक कर लेते हैं या एब्जॉर्ब कर लेते हैं, एब्जॉर्ब वाटर, कहाँ से? फ्रॉम सोयल, मिट्टी से। भाई बहुत गजब कंसेप्ट है ना, गजब कंसेप्ट है। तो भाई यहाँ पर भी कैपिलरी एक्शन आ गया। कभी सोचा ही नहीं था कि भैया यहाँ कैपिलरी एक्शन का कंसेप्ट होगा, फिजिक्स के कंसेप्ट का यूज़ होगा। सिर्फ यानी अभी और देखो भाई, खेतों में जनरली होता क्या है, एक खेत की मिट्टी को काफ़ी टाइम से, मतलब फसल अभी उगानी है, ऐसे खाली मिट्टी पड़ी है, ये मान लीजिए ज़मीन है समझ लो खेत की, तो आप क्या देखोगे, मिट्टी के अंदर अपने आप, मिट्टी ऐसे थोड़ी कि एकदम से सॉलिड है यूनिफॉर्म में, मिट्टी में बेटा क्या होता है, अपने आप छोटी छोटी फाइन कैपिलरीज बन जाती है। कैपिलरी बनने का मतलब कि मान लीजिए मिट्टी में कहीं थोड़ी सी जगह रहेगी, स्पेस रह गया, स्पेस रहने से अपने आप ऐसे छोटी छोटी ट्यूब बन जाती है मिट्टी के अंदर ही। एग्जैक्ट मैं नहीं बोलूँगा कि पूरी शेप एकदम ट्यूब वाला होगा, बस खड्डे हैं थोड़ी थोड़ी जगह पे, बीच बीच में गैप है। जैसे मान लीजिए ये एक मिट्टी का पार्टिकल है, ये एक मिट्टी का पार्टिकल है, यहाँ पर पार्टिकल है, ऐसे पार्टिकल्स पड़े हुए काफ़ी सारे। लेकिन बाई चांस क्या हो गया, इनकी प्लेसिंग की वजह से आप क्या देख पा रहे हो कि आप जब देखो तो यहाँ पर बेटा ये जगह अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखो तो ये एक छोटी सी ट्यूब जैसा बन गया, एक छोटी सी ट्यूब जैसा बन गया। यहाँ पर देखो अब क्या होता है, मिट्टी के अंदर तो आपको पता पानी है, मिट्टी के अंदर तो क्या है बेटा, वाटर भी है, पानी भी है। तो अगर इसमें कैपिलरी बन गई तो यार ये पानी अपने आप ऊपर आएगा, और अपने आप आएगा तो मिट्टी से बाहर जाएगा, मिट्टी से बाहर जाएगा तो वे इवेपोरेट हो जाएगा ये पानी। तो मिट्टी के अंदर पानी की कमी हो जाएगी। क्या करें यार, इस पानी को तो बचा के रखना है, ये तो हमारी फसल के लिए है। तो क्या किया जाता है तुम बताओ मुझे, बताओ खेत में किसी भी फसल को उगाने से पहले क्या किया जाता है, पता है बेटा? सभी ग्रामीण इलाके से हैं, किसान परिवार से हैं संबंधित, तो बताओ दीपांशु आप बताओ। बहुत बढ़िया, अंकित ने कहा सर प्लाइंग की जाती है, बहुत अच्छे, PLOUGH, प्लाइंग मतलब खेत को जोता जाता है। पता है क्यों? क्यों क्या होते हैं बिफोर, किससे किया जाता है? प्लाइंग इज डन, सीधा लिख देता हूँ ना। क्यों किया जाता है? टू ब्रेक द कैपिलरीज फॉर्म्ड इन सॉइल। भाई जो मिट्टी में पहले से कैपिलरी बन गई, इसको तोड़ दो, इसको तोड़ दो। तोड़ोगे कैसे यार, मिट्टी को यहाँ से उठा के यहाँ फेंका, उल्ट पुल्ट कर दिया मिट्टी को, यहाँ की सारी मिट्टी खो डाली, उससे क्या होगा भाई, ये कैपिलरीज बंद हो जाती है। प्लाइंग इज डन टू ब्रेक द कैपिलरी फॉर्म्ड इन सॉइल, ठीक है, टू स्टॉप कैपिलरी एक्शन, टू स्टॉप कैपिलरी एक्शन। भाई कैपिलरी एक्शन रुकेगा तो क्या होगा, जो पानी है ना वो बच जाएगा, ठीक है ना, पानी लॉस नहीं होगा। वाटर लॉस को स्टॉप करने के लिए, वाटर लॉस को स्टॉप करने के लिए ना, पानी अपने आप जाता रहेगा कल्टीवेटर से, हाँ बाकी चीज़ों से,
ठीक है, ये इतना अमेजिंग कंसेप्ट था। अभी यार और भी आएंगे, सिर्फ यही कंसेप्ट नहीं है, अभी बहुत सारे कंसेप्ट हैं। अभी तो देखो मटके का कंसेप्ट बताता हूँ तुम्हें। इन मटकाज, मटकाज समझते हो, अर्थन पोट की बात हो रही है, घड़ा जिसको बोल देते हैं यार हम। क्या होता है इसके अंदर भी कैपिलरी रिएक्शन? वाह सर, हर जगह कैपिलरी रिएक्शन लगा रहे हो। यहाँ पर कैपिलरी रिएक्शन का क्या लॉजिक है, कोई बच्चा बताए। तुम्हें पता है जब इस मटके को बनाया जाता है मिट्टी से, तो बीच में थोड़ी सी घास फूस ऐड कर दी जाती है, बहुत हल्की सी मान्यूट। जब इसको पकाते हैं वो घास फूस जल जाती है, लेकिन ये जो मटका होता है ना, मटका, इसको थोड़ा सा मैं जूम करके दिखाता हूँ, इस पार्ट को, इस पार्ट को मैं जूम करके दिखा रहा हूँ। तो ये कुछ ऐसे समझो बेटा, इसको इतना थिक कर दिया ना मैंने, ठीक है, ये वाला पार्ट जूम करके दिखाया। अब इसमें होता क्या है, ये मिट्टी के एक्चुअल में पार्टिकल्स हैं, और मिट्टी के पार्टिकल्स है बेटा, इनमें ना फाइन बहुत पतली पतली क्या बन जाती है, कैपिलरीज बन जाती है। सभी जगह नहीं, कुछ कुछ जगह पर कैपिलरीज बन जाती है, क्योंकि ये इनके अंदर घास फूस होती है बहुत बारीक वाली, और जब वो इसको पकाया जाता है तो मिट्टी तो पक जाती है, लेकिन घास फूस में आग लग जाती है, जल जाती है, तो छोटा छोटा गैप रह जाता है। अब इस गैप से होगा क्या, यहाँ से होगा चमत्कार। अब जैसे ही क्या होता है, हम इसमें क्या डालते हैं, पानी डालते हैं, मटके के अंदर पानी डालते हैं, तो वो पानी यहाँ होगा, तो वो पानी जैसे मटके में आता है तो इस ट्यूब में कैपिलरी रिएक्शन की वजह से वो पानी बाहर आता है अपने आप सरफेस पे। यहाँ कभी भी मटका खरीदना, उसमें पानी डालना, हमेशा पानी यहाँ भी आ जाता है अपने आप। वो क्यों आता है, ड्यू टू कैपिलरी रिएक्शन। अब जब यहाँ पर पानी आएगा बाहर, तो बाहर आके वो इवेपोरेट होगा, इवेपोरेट होगा, और जब वो इवेपोरेट होगा तो मुझे बताओ, आप सबने केमिस्ट्री में शायद पता होगा भी, इवेपोरेट होने के लिए आस पड़ोस से हीट लेगा तो आस पड़ोस की चीज़ों को ठंडा कर देगा, या फिर ऐसे आपको पता होगा इवेपोरेट्स कोज कूलिंग, जैसे ही इवेपोरेट होगा पानी तो पीछे क्या कर देगा, कूलिंग इफेक्ट कर देगा, तो बचा हुआ पानी ठंडा हो जाएगा। इसलिए शायद मटकों में पानी ठंडा रहता है, ये सब बच्चों को पता है, मटकों में पानी ठंडा रहता है। ठीक है, कई बार क्या होता है, बहुत लंबे टाइम का यूज़ करने के बाद ये जो कैपिलरी रिएक्शन बंद हो जाता है, क्योंकि ये जो स्पेसेस है ये बंद हो जाते हैं डस्ट पार्टिकल और वो चीज़ों से, तो ये कूलिंग इफेक्ट कम हो जाता है पुराने मटके में। तो क्या किया जाता है, एक कपड़ा उस पर बांध दिया जाता है या बोरी वगैरह लगा दी जाती है, और उसको टाइम टू टाइम पे गीला करते रहते हैं, ताकि कैपिलरी एक्शन चलो बंद हो गया, लेकिन ये इवेपोरेशन वाला काम चलता रहे। इसके लिए क्या करते हैं, कपड़ा लपेट दिया, उस पर बाहर से ही पानी डाल देते हैं, वो ठंडा होगा धीरे धीरे, मतलब वो जो है कपड़ा सूख जाता है, अंदर वाला पानी ठंडा रहता है। या फिर नया ही मटका लो अगर आपको कूलिंग इफेक्ट चाहिए तो, ऐसा होता है। मुझे बताओ, प्रैक्टिकल चीज़ें भाई, साइंस की चीज़ें, लॉजिक देखो भाई, यहाँ पर कितने सारे लॉजिक लग रहे हैं, प्रैक्टिकल चीज़ें बेटा, आप सबने देखी होगी, आपके घर में भी ऐसी चीज़ें होती हैं, देखा होगा। ये आपको कुछ नई बातें नहीं बता रहा, बस हम यहाँ पर लॉजिक कर रहे हैं साइंस का। तो ये लिख लेना बेटा, मटके के अंदर क्या कंसेप्ट हुआ, ये खुद लिख लेना। चलिए नेक्स्ट कंसेप्ट, भाई नेक्स्ट कंसेप्ट की हमारे पास कमी नहीं है। आपने कभी देखा होगा, इंक जो है ना, इंक वो अपने आप क्या हो जाती है, एब्जॉर्ब हो जाती है, किस पे, ब्लोटिंग पेपर पे, ब्लोटिंग पेपर पे। देखो ब्लोटिंग पेपर ना एक स्पेशल टाइप का पेपर होता है। वैसे तो आपकी जो कॉपीज़ होती है, इसमें जो पेज होता है वो सिंपल सा पेज होता है, लेकिन कभी आपने ध्यान दिया हो कि जैसे ये मान लीजिए आपकी कॉपी का पेज है, ठीक है, कई बार ऐसा आपने देखा है कि भाई इस पर इंक वाला पेन होता है ना, इंक वाला पेन कभी किसी ने यूज़ किया होगा, फाउंटेन पेन कहा जाता है कुछ इस तरह से, ठीक है। ये मान लीजिए यहाँ पर इंक लगा दी, तो कई बार आपने देखा होगा वो इंक जो है ना अपने आप आगे ऐसे मूव कर जाती है, फैल जाती है। अब सभी कागज़ में तो नहीं फैलती, लेकिन जो कागज़ जिनके अंदर थोड़े मोटे फाइबर होते हैं, जैसे मैंने लिखा यहाँ ब्लोटिंग पेपर हैविंग फाइबर्स, ठीक है, हैविंग फाइन ट्यूब्स बोल दो या फाइबर्स बोल दूँ, उनके अंदर आप क्या देखोगे, वो इंक जल्दी से फैल जाती है। मतलब एक ही जगह पे गिराई थी लेकिन कागज़ में अपने आप फैल गई। रीज़न आपको पता है, कैपिलरी रिएक्शन, ड्यू टू कैपिलरी रिएक्शन वो फैल जाती है, ठीक है। इवन आपको मैं बता दूं, ये जो फाउंटेन पेन होते हैं ना, इसके अंदर यहाँ पर एक पतली सी लाइन होती थी, ये भी कैपिलरी रिएक्शन का काम करती है। अपने आप जो है ना वो इंक ऊपर आती है, यहाँ तक आती है, इस गोल से डंडे के पास, और यहाँ पर इंक आती है, तो इसको जहाँ रखोगे वहाँ इंक लग जाएगी। इस तरह से लिखा जाता था इस फाउंटेन पेन से। फाउंटेन पेन भी इस तरह से काम करते हैं। अच्छा, इसके अलावा आपने देखा होगा कि बेटा जो लकड़ी होती है, जो वुड है, इन विंटर डेज वो क्या हो जाती है, वो स्वेल हो जाती है ना, फूल जाती है बेटा वो। रीज़न, क्योंकि वो क्या करता है, सराउंडिंग
क्या करता है, एब्जॉर्ब वाटर, पानी एब्जॉर्ब कर लेता है ड्यू टू कैपिलरी एक्शन, क्योंकि जो लकड़ी है यार उसके अंदर भी तो फाइबर है। हालांकि तुमने जाइलम फिलोम बहुत सारे टिश्यू पड़े भी होंगे लकड़ी के अंदर, प्लांट ही तो है वो, ठीक है, फाइबर्स हैं पहले से पानी उसमें जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बने हुए हैं। तो अब आप पेड़ से काट लाए भाई, अब पेड़ से काट लाए तो पानी वाला सिस्टम बंद है, लेकिन गेट वेट बना दिया। लेकिन सर्दियों में क्या हुआ, पानी आस पड़ोस सराउंडिंग में बहुत है, जैसे लकड़ी को पानी मिला आपने एब्जॉर्ब किया और साइज में बड़ी होगी, फूल जाती है, देखा होगा आपने बहुत बार, ठीक है। बहुत ज़्यादा नहीं फूलती, ऐसा नहीं कि डबल ही साइज़ की हो जाएगी, लेकिन फूल जाती है, कुछ लॉजिक यही है कैपिलरी एक्शन। तो इस तरह से कैपिलरी एक्शन पे फिनोमिनस बहुत सारे हैं जो मैंने लिखे। अब मुझे पता लगा कि सर कैपिलरी एक्शन की वजह से होता क्या है कि सर किसी लिक्विड की अगर मैं बात करूं तो कुछ लिक्विड जो हैं उनका लेवल राइज होता है, कुछ लिक्विड्स का लेवल फॉल होता है। यही तो मैंने तुम्हें बताया कि मान लीजिए आपने कैपिलरी ट्यूब्स को क्या किया, लिक्विड में डाल दिया। यहाँ पर हमारे पास लिक्विड कुछ ऐसा है, हमारे पास यहाँ लिक्विड कुछ ऐसा है। जैसे यहाँ पर मेरे पास वो लिक्विड है जो थीटा लेस देन 90 बनाता है, यहाँ पर थीटा ग्रेटर देन 90 बनाता है। जैसे यहाँ पर अगर आप समझ लो तो ये बेटा पानी है और यहाँ पर मरकरी है, तो इनका मेनिस्कस अलग अलग होगा, इसका ऊपर की तरफ होगा, इसका अंदर की तरफ होगा। तो ये मेनिस्कस सही नहीं है, प्लेन नहीं है, इसी वजह से इनके ऊपर नीचे का प्रेशर का डिफरेंस होगा। यहाँ का ऊपर का बेटा प्रेशर ज़्यादा है, ऊपर से जो आ रहा है, कम कर मतलब बराबर करने के लिए यहाँ वाला लिक्विड है ना, तो इसको पुश करता है, यहाँ से इसको पुश करता है और ये लिक्विड अपने आप राइज करता है। लिक्विड जो है वो राइज होता है इसके अंदर, राइज। इसमें उल्टा, इसमें भाई पहले से क्या बेटा, नीचे से यहाँ से प्रेशर ज़्यादा लग रहा है, ऊपर से कम लग रहा है, इस वजह से क्या होगा भाई, इधर वाली एयर इसको प्रेस करेगी नीचे की तरफ, और इसमें क्या होता है, लिक्विड जो है बेटा वो फॉल होता है। अभी फॉर्मूले से समझाऊंगा, लिक्विड क्या होता है बेटा, फॉल होता है, ठीक है। जब ऊपर होता है तो उसके लिए वर्ड यूज़ करते हैं असेंट, और जब नीचे आता है तो उसके लिए वर्ड यूज़ करते हैं डिसेंट। तो अभी हमने ना एक फॉर्मूला ड्राइव करना है कि भाई लिक्विड ऊपर राइज हुआ तो कितना हाइट ऊपर जाएगा, या अगर नीचे आया तो कितना हाइट नीचे आएगा। तो अभी हमें असेंट या डिसेंट जो है फॉर्मूला वो ड्राइव करना है, और वो मैं जब डायग्राम बनाऊंगा तो तुम्हें शायद थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा भाई लिक्विड राइज होने का कारण क्या है। चलिए अब थोड़ा सा समझते हैं लिक्विड राइज होने का कारण। तो इनडायरेक्टली मैं तुम्हें बोल दूं तो हम साथ में इसी के अंदर ड्राइव करेंगे क्या, असेंट फॉर्मूला, असेंट फॉर्मूला, ठीक है। असेंट फॉर्मूला क्या है भी, एक फॉर्मूला है जो जिसमें हम हाइट कैलकुलेट करेंगे भी लिक्विड कितना राइज हुआ। मैं डायग्राम थोड़ा सा बड़ा बना के दिखाऊंगा ताकि आप उसके लॉजिक को समझो, ठीक है बेटा। तो मैंने क्या किया, इस एक कंटेनर बना दिया इसे, ये इतना बड़ा कंटेनर, हाँ, और इसमें लिक्विड भी बना ही देंगे। पहले लिक्विड से पहले मैं ना एक ट्यूब बना देता हूँ इसके अंदर, और उसको भी मैंने काफ़ी वाइड बनाया है ताकि उसको समझा जा सके बेटा। वैसे इतनी वाइड नहीं होनी चाहिए, मैंने जस्ट ये समझाने के लिए इतनी वाइड बनाई है, ठीक है। अब थोड़ा सा हम लिक्विड का लेवल भी दिखा देते हैं, मतलब बाहर से तो लिक्विड का लेवल कुछ ऐसा है, यहाँ भी ऐसा है, लेकिन अंदर ऐसा नहीं होगा बिल्कुल भी। तो अंदर जो होगा, मान लीजिए अगर पानी है तो लेवल कुछ ऐसा ही होगा जो अभी मैं आपको बना के दिखा रहा हूँ, ठीक है। अब जो आप देख पा रहे हैं, जरा ध्यान से सुना, यहाँ से ऊपर से इसका जो लेवल होगा लिक्विड का, यहाँ से जब आप अपर साइड से देखोगे बेटा आपको ऐसे गोल दिखेगा, गोली तो है, ट्यूब गोली तो है, ठीक है। या फिर मैं इसको लाइन को ना बनाऊं, यहाँ से ठीक नज़र आ रहा है, ठीक है, इस तरह से सीन है। अच्छा, कुछ चीज़ें मुझे कंसीडर करनी पड़ेगी, लेट करनी पड़ेगी, मैं उनको मान लेता हूँ। मैंने माना कि भाई ये जो हमारी ट्यूब है उसका जो ये रेडियस है, ये रेडियस ही तो है, ये रेडियस बेटा आर है। यहाँ पर लिक्विड जो है वो टच कर रहा है, तो ये बेटा क्या हुआ, इसका टेंजेंट वाली लाइन हुई, और ये आप देख पा रहे हो तो ये क्या है, थीटा, जिसको अपन एंगल ऑफ कांटेक्ट बोलते हैं। तो यहाँ लिखना चाहो तो सब चीज़ें लिख भी सकते हो। यहाँ पर हमारे पास क्या है, थीटा जो है वो एंगल ऑफ कांटेक्ट है हमारे इस लिक्विड का, जनरली पानी है मैंने बनाया, रो को मैं मान लेता हूँ भाई ये डेंसिटी है इस लिक्विड की, डेंसिटी है भाई इस लिक्विड की, ठीक है। और R1, आर छोटा आर लिखा है मैंने इसको, आर क्या है, रेडियस है भाई इस ट्यूब की, रेडियस ऑफ ट्यूब। देखो डेरिवेशन अलग अलग किताबों में अलग अलग की होता है, अपन बड़ी सिंपल से तरीके से करेंगे।
मुझे बेटा एक बात बताओ, अगर तुमसे मैं छोटे भाई और बहनों पूछूं कि यहाँ पर क्या है, बोले सर यहाँ पर नीचे लिक्विड है, ये पानी ही तो है। अच्छा, ऊपर से शेप कैसा होगा? तो सर समझने के लिए कुछ ऐसा समझ सकते हो कि यहाँ पर मैं एक कटोरी रख दूँ, वो कटोरी पूरी आ जाएगी क्या? यहाँ पर बेटा ऊपर से शेप कुछ ऐसा होगा, है ना? ये कटोरी ऐसे रख दूँ भाई, ये कटोरी एयर की है और नीचे यहाँ से लिक्विड स्टार्ट हो रहा है हमारा, नीचे हमारे क्या है भाई, इसके एक लिक्विड स्टार्ट हो रहे हैं, है ना? ठीक है, ठीक है। आवाज घट कर लो यार। मैं तुम्हें क्या कह रहा था कि देखो भाई, यहाँ पर इस जगह पे इमेजिन करो, ये कटोरा सा, ये नीचे ये सारा लिक्विड है, यानी ये हमारा लिक्विड है जो आप देख पा रहे हो, ये नीचे वाला हमारा लिक्विड है, ये पानी है। इमेजिनरी शेप ऐसा बन गया ना। चलो अब देखिए बेटा, इस चीज़ को समझना ज़रा, जो मैं भी बता रहा हूँ। ये जो पॉइंट है, ये वाला, यहाँ पर मैंने एक पॉइंट कंसीडर किया, यहाँ पर मैंने एक पॉइंट कंसीडर किया, यानी इस डायग्राम में देखो, इस मतलब जो मेन डायग्राम है हमारा, ओरिजिनल डायग्राम, इस ओरिजिनल डायग्राम में मैंने कहा भाई ये पॉइंट मैंने कंसीडर किया, एक पॉइंट मैंने ये कंसीडर किया, तो ये अलोंग टेंजेंट क्या लग रहा है? अलोंग टेंजेंट भाई सरफेस टेंशन एक्ट कर रहा है। मैंने एस दिखाया, इधर भी मैंने बना लिया, सरफेस टेंशन एक्ट कर रही है। बीच से भी दिखा सकते हो, मैंने किनारे से दिखा दिया, भी हर पॉइंट पे लग रही है, भी पूरा गोल पार्ट है, हर पार्ट पे लग रही है, लिक्विड जो है ना हर पार्ट पे लगेगा, मैंने सरफेस टेंशन बना दिया। चलो बेटा मुझे आप बताओ कि भाई ये एंगल अगर थीटा है तो इसका बिल्कुल वर्टिकल अपोजिट एंगल इधर भी क्या होगा? थीटा होगा, है ना? अब अगर मैं बोलूँ इस सरफेस टेंशन के टुकड़े कर दो, बोले सर एक टुकड़ा हुआ ये एस कोस थीटा और एक कंपोनेंट सर होगा इधर एस साइन थीटा। इसके भी कंपोनेंट करूँ मैं अगर भाई, अगर यहाँ पर भी तो एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट थीटा है तो यहाँ भी थीटा हुआ, तो यहाँ हो गया बेटा एस कोस ऑफ थीटा, यहाँ पर हो गया एस साइन ऑफ थीटा। सर बिल्कुल ठीक है आपने। और अगर सोचो सिर्फ लिक्विड के ये दो ही पार्ट थोड़ी हैं, को पूरी ट्यूब गोल है, गोल ट्यूब है, तो हर एक पार्ट पे ऐसा लग रहा होगा, हर एक पार्ट पे ऐसा लग रहा होगा। तो मैं कंपोनेंट करूंगा तो भाई जैसे मान लीजिए ये पार्ट है, इसका ऊपर की तरफ कंपोनेंट कौन सा आया? कोस थीटा आया बेटा। इसका परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट कौन सा आएगा? ये एस कोस थीटा आएगा। दूसरा आएगा एस साइन थीटा। ऐसा इस पॉइंट पे भी होगा, ऐसा इस पॉइंट पे भी होगा, इस पॉइंट पे भी, इस पॉइंट पे भी, इस पॉइंट पे भी, इवन इस पॉइंट पे भी। ऊपर की तरफ हुआ एस कोस थीटा और इधर की तरफ हुआ बेटा एस साइन थीटा। ऐसा इस पॉइंट पे भी, हर पॉइंट पे भी, हर पॉइंट पे लिक्विड के अपर सरफेस पे ऐसा होगा कि भाई उस पे सरफेस टेंशन लग रहा होगा। भाई गोल है, जरा सोचो, वैसे ऐसे कटोरी की शेप में है, अगर कटोरी की शेप में है तो भाई हर जगह, यहाँ हर जगह टेंशन लग रहा होगा, ऊपर की तरफ सरफेस टेंशन। उसके कंपोनेंट करें भैया, एक एस कोस थीटा आएगा, एक एस साइन थीटा आएगा। मुझे बताओ क्या सारे एस साइन थीटा वाले कंपोनेंट है वो इक्वल एंड अपोजिट है ना? सारे एस थीटा वाले, एस कोस थीटा वाले, भाई यहाँ का कंपोनेंट मतलब दो ही कंसीडर कर लो पॉइंट यार। एक कंपोनेंट ऊपर की तरफ आ गया, एक इधर आ गया। इसका किया, एक ऊपर आया, एक इधर आया। सेम एज इट इज यहाँ पर भी एक ऊपर आएगा बेटा, एक आपकी तरफ आएगा। इसमें एक ऊपर आएगा, एक पीछे की तरफ जाएगा। तो ये वाला इसको कैंसिल कर देगा, ये वाला इसको कैंसिल कर देगा, बचेगा कौन सा? सारे ऊपर। तो कुल मिला के भाई हमारा ये जो पानी का सरफेस है, ये जो कटोरा सा जो बन रहा है, आप जो देख पा रहे हो, मैं यहाँ फिर से बना के दिखाता हूँ। कुल मिला के क्या होगा कि बेचारे इस कटोरे के ऊपर कंपोनेंट कौन से बचेंगे? सिर्फ ऊपर वाले एस कोस थीटा। इधर वाले पे भी, इस पे भी, इस पे भी, सभी पे सिर्फ ऊपर पे लगने वाले, ऊपर वाले सरफेस की तरफ लगने वाले कंपोनेंट बच जाएंगी, है ना? वो सारे के सारे कंपोनेंट कौन से हैं? बोले सर सारे के सारे एस कोस थीटा वाले कंपोनेंट्स हैं, सारे के सारे। यानी कुल मिला के जरा सोचो कि यहाँ पर जो इमेजिनरी ऐसे आपका कटोरा सा बन रहा है लिक्विड का, भाई ये लिक्विड का ही तो बन रहा है, उस सब पे एक ऊपर की तरफ टेंशन लग रही है, सभी पे ऊपर की तरफ टेंशन लग रही है। वो क्या चाहेगा भाई? ये लिक्विड ऊपर जाए, ऐसे तो चाहेगा, लिक्विड ऊपर लेके जाएगा वो, है ना? ये सारे एस कोस थीटा वाले कंपोनेंट। चलो मैं इनकी वजह से फोर्स निकालता हूँ कितना है, ठीक है? तो मुझे एक बात का पता है कि भाई ये जो सरफेस टेंशन होता है ना, सरफेस टेंशन, तो इसका जो फॉर्मूला होता है ये होता है सर फोर्स डिवाइड बाय लेंथ होता है। तो मैं निकालना चाहता हूँ कि कितना नेट फोर्स जो एक्ट कर रहा है लिक्विड पे, एक्टिंग अपवर्ड, भाई अपवर्ड कितना लिक्विड पे फोर्स लग रहा है। तो फोर्स निकालना है तो सरफेस टेंशन को मल्टीप्लाई कर दूं लेंथ से।
अच्छा सरफेस टेंशन यहाँ पर क्या है बेटा, एस कोस थीटा। अच्छा लेंथ बताएगा कोई बच्चा कि भी ये सरफेस टेंशन लग रही है बेटा एस कोस थीटा, ये कितनी लेंथ पे लग रही है? बोले सर ये पूरे इस लिक्विड पे गोले ओले हिस्से पे लग रही है। मतलब यहाँ 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 कितना है बताओ, चलो बताओ बेटा कमेंट में, लेंथ कितनी है जहाँ पर ये फोर्स लग रहा है, मतलब ये जो सरफेस टेंशन लग रही है किस लेंथ पे लग रही है? ये पूरे ऐसे गोल पे लग रही है ना, सरकमफ्रेंस पे सभी पे लग रही है। और ट्यूब का सरकमफ्रेंस कितना है मुझे बताओ? बोले सर आर रेडियस अगर आपने बोली तो सरकमफ्रेंस तो 2πr हुआ, तो यहाँ पर लेंथ क्या हुई 2πr। यहाँ रीजन मैं लिख देता हूँ, बिकॉज दिस सरफेस टेंशन इज एक्टिंग ऑन होल सरकमफ्रेंस, भाई पूरे सरकमफ्रेंस पे तो लग रही है। ठीक है, तो ये इक्वेशन नंबर 1 आ गई, ये हमने फोर्स निकाल दिया। अच्छा आप मुझे बताओ भाई, जब बेटा ये सारे के सारे टेंशन वाला जो फोर्स है, यानी अब आपको पता लगा कि भाई इस लिक्विड पे ना ऊपर की तरफ एक इफेक्टिव फोर्स आ गया। कितना फोर्स आ गया? एस कोस थीटा इंटू में 2πr, इतना फोर्स ऊपर की तरफ आ गया। तो ये लिक्विड को ऊपर लेके जाएगा, लिक्विड को ऊपर लेके जाने की कोशिश करेगा। बस जब ये लिक्विड को ऊपर लेके जाएगा, लेकिन लिक्विड का भी तो सर कुछ वेट है, तो मान लो ये लिक्विड यहाँ तक उठ के चला आ गया, यहाँ तक आ गया, और कितना हाइट चला आ गया ऊपर? ये h हाइट तक ऊपर आ गया। लिक्विड कितना आ गया बेटा? ये h हाइट तक ऊपर आ गया लिक्विड, और आके रुक गया। क्यों रुका सर? लिक्विड जो है, मान लीजिए लिक्विड राइजेज अप टू हाइट h, मान लीजिए h हाइट तक राइज हुआ, ठीक है, देन स्टॉप्स राइजिंग। भाई वो राइज करना बंद हो गया। रीजन, शायद राइज होना इसलिए बंद हुआ बिकॉज उस पर जो नेट फोर्स है वो अब 0 लग रहा है। क्यों लग रहा है? शायद सर उस पर जो नेट अपवर्ड फोर्स लगेगा वो किसके बराबर होगा? नेट डाउनवर्ड फोर्स। सर अपवर्ड फोर्स तो समझ आ रहा है हमें, अपवर्ड फोर्स तो सर एस कोस थीटा इंटू 2πr है। डाउनवर्ड फोर्स कौन सा होगा? अरे मैंने कहा वो लिक्विड जब ऊपर गया उसका वेट भी तो होगा, वेट ऑफ लिक्विड, है ना। अब वेट को कैसे निकालेंगे? बोले सर इसी से निकाल लेते हैं। देखो एस कोस थीटा इंटू में 2πr, चलो वेट का फॉर्मूला क्या होता है? बोले मास इंटू में जी, ठीक है। अच्छा मास किसके बराबर होता है? डेंसिटी की टर्म में लिख लेते हैं, एस कोस थीटा इंटू में 2πr इंटू में मास को क्या लिखते हो? डेंसिटी उस लिक्विड की इंटू में वॉल्यूम इंटू में जी, एस कोस थीटा इंटू में 2π इंटू आर इज इक्वल्स टू डेंसिटी। अच्छा वॉल्यूम को क्या लिखोगे? वॉल्यूम किसका चाहिए मुझे? मुझे वॉल्यूम चाहिए उतने लिक्विड का जो ऊपर गया है। अब ऊपर कितना गया है? यहाँ तक लिक्विड जाएगा, यानी यहाँ वाला लिक्विड होगा। तो वॉल्यूम निकालना है तो कैसे निकालोगे भाई? इसका सरकमफ्रेंस वाला एरिया मल्टीप्लाई बाय हाइट। एक सिलेंडर का ही तो है ये, एक सिलेंडर का शेप ही तो हो रहा है। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या था सिलेंडर का? πr² इंटू में h हाइट तक की तो गया वो, πr² इंटू h, ठीक है, इंटू में g। अब कुछ कैंसिल वैंसिल हो रहा है? बोले सर कैंसिल तो काफ़ी सारी चीज़ें हो रही है। एक तो बेटा एक r कैंसिल हो गया, एक पाई कैंसिल हो गया, तो कुल मिला के हमारे पास बचा s कोस ऑफ थीटा इंटू में 2, तो मैंने यहाँ 2 लगा दिया, इज इक्वल्स टू रो इंटू में r इंटू में h इंटू में g। हमें निकालना क्या था? हमें h निकाला ना, हाइट। तो h इज इक्वल्स टू 2s कोस थीटा डिवाइड बाई रो r इंटू जी। तो भाई ये तुम्हारे पास फाइनली रिक्वायर्ड फॉर्मूला आ गया कि लिक्विड जो है ना वो h हाइट तक रेज करेगा। दिस इज असेंट फॉर्मूला। तो बेटा ये असेंट फॉर्मूला है, लिक्विड कितना ऊपर गया ये उसका फॉर्मूला आ गया हमारे पास। फिर से एक देखिए क्विक रिव्यू लीजिए कैसे आया ये। देखो यहाँ पर मैं आपको क्या बता रहा था कि इस लिक्विड पे, इस लिक्विड के जो सरफेस है, इसका जो फ्री सरफेस है, उन सब पे टेंजेंट लग रहा होगा। कैसा टेंजेंट लग रहा होगा मैं आपको वो फिर से थोड़ा सा बना के दिखाता हूँ। भी कुछ ऐसे समझो भी लिक्विड जो है ना उसका जो शेप है बेटा ऐसा बन गया है। लिक्विड का शेप ये तो जी बन गया, लिक्विड का शेप ऐसा ही तो बन गया था। ऊपर से जब आप लिक्विड को देखोगे ऐसा ही तो शेप बनेगा। अब ये क्या है? ये सारा ये लिक्विड है। अब लिक्विड का कोई भी पार्ट लो, मान लीजिए आपने ये वाला पार्ट लिया, तो यहाँ पर एक सरफेस टेंशन लग रहा है, यहाँ पर सरफेस टेंशन लग रहा है, इवन वो पीछे वाली साइड पे सरफेस टेंशन लगेगा, यहाँ पर भी सरफेस टेंशन लगेगा, हर जगह सरफेस टेंशन लगेगा, हर पार्ट पे सरफेस टेंशन लग रहा होगा। टेंजेंशियल लगता है तो मैंने टेंजेंशियल दिखा दिया। मैंने कहा बेटा इस सरफेस टेंशन के कंपोनेंट करेंगे तो एक इधर आएगा, एक अपवर्ड आएगा।
इसका करूँगा तो एक अपवर्ड आएगा, एक इधर आएगा, तो क्या ये वाले को कैंसिल कर देगा, बट ऊपर वाले बच के। ऐसे ही इस वाला और इस वाले का दो कंपोनेंट आएंगे, एक पीछे आएगा एक ऊपर आएगा, बेटा एक इधर आएगा एक ऊपर आएगा, तो ये पीछे वाला इस पीछे वाले को कैंसिल कर देगा, यहाँ ऊपर बचा यहाँ ऊपर बचा। कुल मिला के इस लिक्विड के हर एक पार्ट की वजह से एक अपवर्ड सरफेस टेंशन आ रहा है। अरे सरफेस टेंशन आ गया मतलब फोर्स आ रहा है, तो इस पूरे लिक्विड को कोई यार ऊपर लेके जाने की कोशिश कर रहा है और ये जाएगा, लेकिन जैसे जैसे ऊपर जाएगा तो लिक्विड ट्यूब में बढ़ेगा तो उसका वेट भी बढ़ता जाएगा। पहले ट्यूब में सिर्फ इतना लिक्विड था, ठीक है, और इस पर फोर्स लग रहा था, ये फोर्स उसको ऊपर उठा के ले गया। अब लिक्विड और ज़्यादा बढ़ गया तो उतने से लिक्विड का वेट बढ़ गया। तो एक टाइम ऐसा आएगा कि लिक्विड ऊपर जाना बंद हो जाएगा। लिक्विड ऊपर जाना बंद कब होगा? लिक्विड ऊपर जाना सर तब बंद होगा जब इस पे जितना नीचे की तरफ डाउनवर्ड फोर्स लग रहा है उतना अपवर्ड लग रहा हो। जितना डाउनवर्ड है, डाउनवर्ड किसका है? वेट ऑफ लिक्विड कॉलम जो उस ट्यूब के अंदर ऊपर गया है, और नेट अपवर्ड फोर्स हमें पता है। दोनों को बेटा इक्वेट कर दिया, बस इक्वेट करने से हमारे पास फॉर्मूला बन गया। दिस इज व्हाट असेंट फॉर्मूला। और डिसेंट फॉर्मूला भी सेम यही होता है, बस वहां पर बेटा एच नेगेटिव आता है। तो कुल मिला के देख लो, असेंट फॉर्मूला बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड कर रहे हैं। एस पे सरफेस टेंशन पे डिपेंड करता है, एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट पे डिपेंड करता है, लिक्विड की डेंसिटी कितनी है उस पर डिपेंड करता है, भाई रेडियस ऑफ द ट्यूब है उस पर डिपेंड करता है, जी पे डिपेंड करता है। इन सब फैक्टर्स पे कौन डिपेंड करता है? असेंट फॉर्मूला। थोड़ा सा मैं इस फॉर्मूले को दोबारा से लिखता हूँ, ठीक है। तो अभी अभी हमने जो असेंट फॉर्मूला ड्राइव किया तो वो फॉर्मूला कुछ इस तरह से है, H इज इक्वल्स टू 2s कोस ऑफ थीटा डिवाइड बाई रो इंटू आर इंटू में जी। तो हमने ये फॉर्मूला ड्राइव किया। बेटा इसको ड्राइव करने के कई तरीके हैं, कई बुक्स में एक और तरीके से ड्राइव किया होता है। इवन मेरे शायद मेरे नोट्स में भी आप देखोगे कोई अलग तरीका कर रखा है, मुझे ये याद आ गया तो मैंने ये करवा दिया आपको। तो ये हमारा असेंट फॉर्मूला है। तो इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हमने डिस्कस करना है और ये हमारा टॉपिक या चैप्टर खत्म हो जाएगा, इसलिए लास्ट पॉइंट है, डिस्कस कर ही लेते हैं। आई नो 10 मिनट ऑलरेडी एक्स्ट्रा हो चुके हैं, बट कोई बात नहीं। पहला पॉइंट, असेंट फॉर्मूला डिपेंड्स अपॉन सरफेस टेंशन। बिल्कुल सर, अगर हमारे पास सरफेस टेंशन ज़्यादा वाला कोई लिक्विड है ना तो वो ज़्यादा हाइट तक राइज करेगा, अगर सरफेस टेंशन कम वाला लिक्विड है ना तो वो कम राइज करेगा, ठीक है। एच की डायरेक्टली है। और अगर हम कोई ऐसा लिक्विड लेके चल रहे हैं भाई मरकरी जैसा, तो उस पर डिसेंट कहलाएगा, तब वहाँ ऊपर नीचे जाने की बात नहीं करेंगे, वहाँ नीचे जाने की बात करेंगे, ऊपर जाने की बात नहीं करेंगे। ऐसे ही जो एच है बेटा ये डिपेंड करता है कोस ऑफ थीटा पे, यानी कुल मिला के थीटा पे डिपेंड करता है एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट पे, भाई वो लिक्विड कितना एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट बनाए हुए हैं। तीसरा पॉइंट भाई ये जो एच है वो इन्वर्सली है किसके? रो के, डेंसिटी के। फिर जितना ज़्यादा डेंस लिक्विड होगा उसकी हाइट उतनी कम राइज होगी, और अगर वो डेंस कम है तो भाई हाइट भी अच्छा खासा ऑब्टेन करेगा। पॉइंट नंबर 4, जी पे डिपेंड करता है, जी पे डिपेंड करता है। जनरली वैसे जी चेंज तो करते नहीं, लेकिन पहाड़ी पे ले जाओ, गुफा में ले जाओ, इधर उधर ले जाओ, जहाँ पर जी चेंज होगा वहाँ पर एच भी क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। अब इसी पे एक क्वेश्चन बना दो भाई, तुम क्या किया, एक लिफ्ट में ले गए, कैपिलरी वाला एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, सेम हाइट तक जाएगा? अरे लिफ्ट वाले सारे कैसे लगा दो, लिफ्ट वाले आपको पता है भी, लिफ्ट ऊपर एक्सेलेट हो तो जी जो है वो इंक्रीज होता है, लिफ्ट डाउनवर्ड एक्सेलेट हो तो जी डिक्रीज होता है, वो सारे केस यहाँ लगाए जा सकते हैं। तो क्या बता रहा था, हम असेंट फॉर्मूला में एक चीज़ और थोड़ा सा ऐड करना चाह रहे थे। तो मैंने क्या किया, मैंने एक ट्यूब बनाया, आप देख पा रहे हो एक ट्यूब है, ठीक है। उस ट्यूब का जो रेडियस है वो छोटा आर है, स्मॉल आर। मैंने क्या किया, जो लिक्विड है उसका मेनिस्कस है उसको पूरा किया, कंप्लीट किया। तो मुझे पता लगा कि यार लिक्विड का जो मेनिस्कस है इसको पूरा करने से तो एक स्फीयर बनता है, और उस स्फीयर का सेंटर भी होगा, तो ये मान लीजिए उसका सेंटर है। तो ये जो डिस्टेंस आप देख रहे हो वाइट कलर की लाइन में, ये क्या हुआ, ये रेडियस हुआ इस मेनिस्कस का। अच्छा बेटा, अगर यहाँ पर ये एंगल अगर आप देख पा रहे हो थीटा, तो कोई बच्चा बताएगा ये वाला एंगल कितना होगा या फिर ये वाला एंगल कितना होगा? क्या इस ट्रायंगल, ये जो छोटी सी ट्रायंगल बन रही है, क्या इस ट्रायंगल के अंदर कोई बच्चा एंगल बताएगा? आप सब बच्चों ने शायद एक प्रॉपर्टी सुनी हो, दो लाइंस के बीच में जितना एंगल होता है उनके परपेंडिकुलर्स के बीच में भी उतना ही एंगल होता है। और आप इस डायग्राम में देखो, इस डायग्राम में देखने से शायद आपको ये एक आइडिया लग रहा है कि भाई देखो इस लाइन के बीच में और इस लाइन के बीच में थीटा एंगल है, एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट। इस लाइन का परपेंडिकुलर ये बड़े आर वाली लाइन है और इस का परपेंडिकुलर छोटे आर वाला, तो ये एंगल भी आपको कितना मिलेगा? थीटा ही मिलेगा, ये एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट ही है। हाँ, इस एंगल का नाम देना हो तो मैंने जस्ट जनरली क्या किया, इस पॉइंट को नाम O दिया, इस पॉइंट को A नाम दे दिया, इस पॉइंट को B नाम दे दिया। तो मैं अब आपसे पूछूं कि भाई ये जो छोटी सी ट्रायंगल बनी, ट्रायंगल OAB, इस ट्रायंगल के अंदर
क्या हम स्मॉल आर और कैपिटल आर को कनेक्ट कर सकते हैं? बिल्कुल सर। अगर बेटा ये एंगल थीटा है तो ये आर बेस का काम करेगा, कैपिटल आर हाइपोटेन्यूज का काम करेगा। और आपको पता है पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, तो हमें क्या चाहिए, हमें एक्चुअल में बेस और हाइपोटेन्यूज को कनेक्ट करना है। तो इसको कनेक्ट करने के लिए हमें कोस थीटा ही तो यूज़ करना पड़ेगा। तो इस तरह से आपको आइडिया लग जाएगा कि हमें कौन सा थीटा निकालना है। तो कोस ऑफ थीटा जो आएगा वो क्या आएगा, बेस बाय हाइपोटेन्यूज। बेस है स्मॉल आर, हाइपोटेन्यूज है कैपिटल आर, तो यहाँ से स्मॉल आर क्या आया, कैपिटल आर इंटू में कोस थीटा। तो मेरे पास जो है स्मॉल आर की वैल्यू आ गई। मैं इसको इस असेंट फॉर्मूला वाले में पुट कर देता हूँ। तो जैसे ही मैंने असेंट फॉर्मूला वाले में पुट किया तो h इज इक्वल्स टू 2s कोस ऑफ थीटा डिवाइड बाय क्या है बेटा बताओ मुझे, रो, और यहाँ स्मॉल आर था उसकी जगह r कोस थीटा पुट किया इंटू में g। तो आप शायद अगर देखें तो यहाँ से कुछ कैंसिल हो रहा है जी, बिल्कुल कोस थीटा से कोस थीटा कैंसिल ही हो गया। तो हमारे पास जो फॉर्मूला बना हाइट का वो बना 2s अपॉन में रो इंटू में r इंटू में g। तो हमारे पास ये वाला फॉर्मूला बन गया। अब बोलिए सर इस फॉर्मूले से क्या, मैंने कहा देखो बेटा इस फॉर्मूले से आपको क्या पता लगा कि सर अगर मैं जो असेंट फॉर्मूला है उसको लिखता हूँ किस में, इन टर्म ऑफ रेडियस ऑफ मेनिस्कस, तो फॉर्मूला हमारा कुछ ऐसा होगा, रेडियस ऑफ मेनिस्कस। ठीक है, यहाँ से एक चीज़ और देखो, अगर मैं इस रेडियस ऑफ मेनिस्कस को लेफ्ट हैंड साइड में ले जाऊँ h के साथ, तो h इंटू में रेडियस ऑफ मेनिस्कस जो आएगी वो आएगी 2s अपॉन में रो इंटू में g। अगर आप किसी पर्टिकुलर केस को स्टडी कर रहे हैं तो आपको पता है जनरली जो है इस किसी लिक्विड के लिए उसकी जो सरफेस टेंशन है और उसकी डेंसिटी है वो क्या होती है, कांस्टेंट होती है, क्योंकि आप कोई भी पर्टिकुलर लिक्विड ले रहे हो। ठीक है, हाँ हाइट और रेडियस ऑफ मेनिस्कस वेरी कर सकता है, लिक्विड कितना ऊपर जाएगा नीचे जाएगा वो वेरी कर सकता है, लेकिन लिक्विड का सरफेस टेंशन थोड़ी बदलता है, जितना होता है उतना ही होता है, टेम्परेचर इम्प्योरिटी से बदलता है, अदरवाइज सरफेस टेंशन तो बदलता ही नहीं है। तो एस और रो है ये फंडामेंटल प्रॉपर्टी है लिक्विड की, कांस्टेंट है, जी भी कांस्टेंट होता है, टू भी कांस्टेंट है। तो कुल मिला के मुझे पता लगा कि एच और आर का जो प्रोडक्ट है बेटा वो हमें कांस्टेंट मिलता है। और अगर एच और आर का प्रोडक्ट कांस्टेंट है तो इसका एक और रिजल्ट हमारे सामने आया कि सर एच और आर आपस में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, एच और आर आपस में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब कि जैसे जैसे लिक्विड की हाइट बढ़ेगी उसका मेनिस्कस कम होता जाएगा, जैसे जैसे क्या होगा, जो लिक्विड है क्या करेगा बेटा, लिक्विड राइज होगा तो उसका जो मेनिस्कस का लेवल है ना, रेडियस उसका कम होता जाएगा, रेडियस ऑफ मेनिस्कस जो है वो क्या होगा, डिक्रीज होता जाएगा। और ऐसे ही वाइस वर्सा कि अगर हाइट कम होगा तो रेडियस ऑफ मेनिस्कस ज़्यादा होगा। मैं सीधा लिख देता हूँ वाइस वर्सा। बोले सर इसका एग्जाम्पल से थोड़ा समझाओ, तो बेटा वही हम समझते हैं। देखिए एक एग्जाम्पल से इसको समझना चाहेंगे। एग्जाम्पल से पहले मैं क्या करता हूँ, 3-4 पर्टिकुलर केस बनाता हूँ ताकि आप पहले मेनिस्कस के कंसेप्ट को समझ जाओ कि मेनिस्कस का रेडियस कब ज़्यादा होता है और कब कम होता है। पहले इसको हम समझते हैं। तो मैं ऐसे 4 ट्यूब बना देता हूँ, उनसे शायद समझा जाए। इसमें मैं आपको बोलता हूँ लिक्विड का लेवल कुछ ऐसा है, एकदम से प्लेन। ठीक है, फिर मैंने कहा भाई लिक्विड का लेवल बेटा कुछ ऐसा है, करो इसमें लिक्विड का लेवल कुछ ऐसा है। ठीक है, और इसमें लिक्विड का लेवल ऐसा है। तो आप अगर इन चारों डायग्राम में देखो तो चारों में ही जो मेनिस्कस है आप देख पा रहे हो अलग अलग बनाया मैंने। अच्छा, चारों में कुछ डिफरेंस मिला आपको? चारों में कुछ डिफरेंस मिला? वैसे डिफरेंस तो है, मेनिस्कस का सर शेप आप चेंज कर रहे हो चारों के अंदर, ऐसे ही है क्या? अच्छा, मैं थोड़ा सा आपको इन शेप्स के बारे में बताऊं। अगर आप वेरी फर्स्ट सर लास्ट डायग्राम में देखो, जैसे ये है तो ये इसका मेनिस्कस है। तो अगर मैं इस मेनिस्कस को पूरा करता हूँ तो सर इससे एक स्फीयर बना,
बोला बिल्कुल बना। दूसरे को पूरा किया सर स्फीयर इससे भी बना, बोले सर बिल्कुल इससे भी एक स्फीयर बना। मैंने कहा तीसरे को पूरा करो, बोले सर इससे भी एक स्फीयर बना। चौथे को, बोले सर चौथे को पूरा कर लो, इससे भी एक स्फीयर बनेगा। ये प्लेन है तो शायद कोई बहुत बड़ा ही एक स्फीयर बने। अच्छा, क्या फ़र्क पता लगा आपको इन चारों में, मुझे बताएं। बोले सर R1 अगर इसका रेडियस है, इस मेनिस्कस का रेडियस R1 है, इसका मान लीजिए R2 है, और इस वाले का मान लीजिए R3 है, और इसका मान लीजिए R4 है। R1, R2, R3 एंड R4। तो सर चारों डायग्राम से हमें ये पता लग रहा है कि R1 सबसे कम है, उससे ज़्यादा R2 है, उससे ज़्यादा R3 है, उससे ज़्यादा R4 है। यानी इन डायग्राम में अगर सर हम उल्टे सीक्वेंस में जाएं तो रेडियस ऑफ मेनिस्कस बढ़ रहा है। रेडियस ऑफ मेनिस्कस बढ़ता कब है? जब उसका सरफेस ज़्यादा कर्व होता है या कम कर्व होता है? बोले सर कम कर्व होता है। जैसे जैसे लिक्विड सरफेस का मेनिस्कस प्लेन होने की कगार पे होता है वैसे वैसे रेडियस बढ़ जाता है। अगर जितना ज़्यादा कर्व होगा उतना रेडियस कम है। कर्वनेस थोड़ी कम हुई, रेडियस थोड़ी सी बढ़ गई। कर्वनेस और कम हुई, रेडियस और बढ़ गई। कर्वनेस बिल्कुल कम होगी, रेडियस सबसे ज़्यादा हो गई। यानी रेडियस जो है इस तरह से चेंज होता है, मेनिस्कस जो है इस तरह से चेंज होता है रेडियस से। अब इसको हम कनेक्ट करते हैं हमारी पर्टिकुलर सिचुएशन के साथ, जो मैं अभी आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। देखो, अब हमने क्या किया, कैपिलरिटी के अंदर ये पढ़ा कि लिक्विड जो है वो कंटेनर में राइज होता है। बिल्कुल ठीक है, लिक्विड कंटेनर के अंदर राइज ही तो होता है। लेकिन जैसे जैसे राइज होता है ना, तो एक चीज़ और आपको देखने को मिलेगी। क्या देखने को मिलेगी? अब वो देखो, ये हमने कंटेनर बना दी, ठीक है, और इस कंटेनर के अंदर हमने कोई एक लिक्विड भी कंसीडर कर लिया। कोई भी रैंडम सा हमने लिक्विड यहाँ से लेके यहाँ तक इसमें कंसीडर कर लिया। तो ये इसमें लिक्विड भर रखा है। अब आपसे एक सवाल पूछता हूँ, देखो जरा ध्यान से, आप उसका आंसर दोगे। फिर मैंने आपसे कहा आपके पास एक कैपिलरी ट्यूब है जो कि इसके अंदर हमने इंसर्ट कर रखी है। हमारे पास एक कैपिलरी ट्यूब है, हमने इसके अंदर इंसर्ट कर रखी है। ऐसे को थोड़ा सा बड़ा बना लेते हैं ना कैपिलरी ट्यूब को। ये इस तरह से एक कैपिलरी ट्यूब है जो हमने इसके अंदर इंसर्ट कर रखी है। कोई दिक्कत नहीं सर। मैंने कहा जब हम इस कैपिलरी ट्यूब को इंसर्ट करते हैं तो लिक्विड इसके अंदर इस लेवल तक जाता है। ठीक है, अच्छी बात है सर, यहाँ तक जाता है तो यहाँ तक राइज होता है, इस पर्टिकुलर हाइट तक। मैंने आपको सवाल में ही पूछा, अगर मैं क्या करूं, इस ट्यूब की बजाय मैं इससे छोटी हाइट की ट्यूब ले लेता हूं। समझ रहे मेरी बात को? फिर जितनी हाइट तक लिक्विड जाता था मैंने उतना नहीं, उससे कम हाइट की ट्यूब ली। इसको बोला जा सकता है ट्यूब ऑफ इनसफिशिएंट हाइट। ये आपके बुक में स्पेशल टॉपिक दिया होता है, ट्यूब ऑफ इनसफिशिएंट हाइट, कि आपने एक ऐसी ट्यूब ली जिसकी सफिशिएंट हाइट नहीं है। लिक्विड मान लीजिए 2 मीटर ऊपर जाना चाहता है और आपने 1 मीटर की ही ट्यूब ली, तो होगा क्या? अब वो आपसे पूछता हूँ। देखो, पहला ऑप्शन आपके अकॉर्डिंग क्या है भाई, लिक्विड इसमें राइज ही नहीं होगा, नोट राइज, भाई राइज ही नहीं होगा लिक्विड। दूसरा बोले सर राइज होगा, राइज एंड ओवरफ्लो, वो सर ऊपर से गिरने लग जाएगा, बाहर आने लग जाएगा लिक्विड, जैसे एक फुहारा सा चल पड़ता है। तीसरा बोले सर राइज होगा बट स्टॉप हो जाएगा एट टॉप, ऊपर जाके रुक जाएगा, मतलब यहाँ तक आके रुक जाएगा, स्टॉप एट टॉप। और डी बोले सर पता नहीं हमें तो चलो आंसर बताओ। कि बेटा अभी अभी मैं आपको बता रहा था कि हाइट और रेडियस ऑफ द मेनिस्कस इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। इसका मतलब भाई ये लिक्विड राइज होता क्यों है आपको पता है? जब यहाँ पर होता है ना लिक्विड, उसका लेवल ऐसे कर्व होता है। जैसे लिक्विड थोड़ा सा ऊपर पहुँचा कम कर्व होगा, और ऊपर पहुँचा थोड़ा सा कर्वनेस कम हुआ। जैसे ऊपर पहुँचेगा बेटा उसका लेवल सीधा हो जाएगा, और लेवल सीधा होने का मतलब क्या, भी ऊपर नीचे का प्रेशर बराबर हो गया, अब लिक्विड को फ्लो होने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यानी जैसे जैसे उसकी जो ऊपर की तरफ हाइट बढ़ेगी, ऊपर की हाइट बढ़ेगी, यानी यहाँ आप देखो यहाँ से हाइट मेजर करना, मतलब उसको इतनी हाइट तक जाना ही था, इतनी हाइट तक। अब जैसे जैसे लिक्विड ऊपर जा रहा है तो उसको जितना और ऊपर जाना है वो हाइट तो डिक्रीज ही होगी,
पहले मान लीजिए वो यहाँ से 10 मीटर पे है, लेट अस सपोज लिक्विड थोड़ा यहाँ तक आ गया, अब वो 9 मीटर बचा, यहाँ तक आ गया, लेट अस सपोज 7, यहाँ आया 6। जैसे जैसे ऊपर जा रहा है ये हाइट तो डिक्रीज ही हो रही है, लिक्विड के ऊपर जाने से जो बेटा हाइट है वो डिक्रीज हो रही है। हाइट अगर डिक्रीज होगी तो जो आर है यानी रेडियस ऑफ मेनिस्कस उसको इंक्रीज होना पड़ेगा। अब इंक्रीज होगा कब, वो मैंने आपको बना के बता दिया। देखो यहाँ पर इंक्रीज होने का मतलब क्या है कि जो कर्वनेस है वो कम होती जाती है, वो ऑलमोस्ट प्लेन होता जाता है। तो यानी जैसे जैसे लिक्विड ऊपर जाएगा उसका मेनिस्कस ऊपर जाते जाते प्लेन हो जाएगा, जैसे लिक्विड टॉप पे पहुंचेगा उसका मेनिस्कस एकदम से प्लेन हो गया। प्लेन होने का मतलब अब कर्व रहा ही नहीं, अब किसी तरफ एक्सेस प्रेशर का कंसेप्ट ही नहीं है, अब लिक्विड को राइज होने की जरूरत ही नहीं है और यहाँ जाके वो रुक जाएगा इस तरह से, यानी वो ओवरफ्लो नहीं करेगा, रुक जाएगा। तो इस तरह से ये कंसेप्ट था आपका ट्यूब ऑफ इनसफिशिएंट हाइट का।